नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3rd C स्टार्ट करी थी। उसके 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज उससे आगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बुक का ही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। d5y अपॉन dx5 माइनस m स्क्वायर d3y अपॉन dx3 इक्वल्स टू e टू दी पावर ax। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। तो e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कि qx की वैल्यू e टू दी पावर ax है, तो जब भी qx की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसी के लिए हमने मेथड डिराइव किया था। ठीक है, तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले तो वही d/dx हर बार की तरह क्या नोटेशन दे देंगे इसको, कैपिटल D। जब आप इसको कैपिटल D नोटेशन दे दोगे तो हो जाएगा कैपिटल D पे पावर 5y माइनस m स्क्वायर कैपिटल D क्यूब y बराबर e टू दी पावर ax। ठीक है, इस तरीके से ध्यान दें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा होगा d क्यूब। ठीक है, चलो वो बात की बात है, पहले y कॉमन लो, d पे पावर 5 माइनस m स्क्वायर d क्यूब y बराबर e टू दी पावर ax। इस तरीके से तो क्या किया है, y कॉमन लिया है भाई, ध्यान रहे। और अब लिखेंगे इसकी सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं कि d की जगह आपको डायरेक्ट m पुट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में फ़र्क समझो कि एक बार मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 4 3rd B का। ठीक है, या 3rd A का एग्जाम्पल नंबर 4 रहा होगा, 3rd A का था। उसमें भी एक बार स्मॉल m आ गया था अपने पास में। तो जनरली हम क्या करते हैं, सहायक समीकरण में m स्मॉल m d की जगह पुट करते हैं। तो हमको m की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, वो तो हम अपनी तरफ से ले लिया, मैंने स्मॉल m ले लिया करते हैं। अब स्मॉल m इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, तो हम स्मॉल m नहीं लेंगे, हम कोई दूसरा वेरिएबल, तो अल्फ़ा ले लो या कैपिटल M ले लो या कुछ भी। ठीक है, और सहायक समीकरण बना लेंगे। तो सहायक समीकरण कैसे बनती है कि d की जगह कैपिटल M पुट कर लो, तो कैपिटल M पे पावर 5 माइनस स्मॉल m स्क्वायर कैपिटल M क्यूब और बराबर में कर देते हैं 0। तो जब भी सहायक समीकरण लिखनी हो कैसे लिखेंगे कि जो भी d का फंक्शन है उसमें d की जगह वैसे तो स्मॉल m पुट करते हैं, लेकिन अब इसमें स्मॉल m पहले से है तो कैपिटल M पुट कर लें। तो d की जगह कैपिटल M पे पावर 5 माइनस कैपिटल M क्यूब और स्मॉल m स्क्वायर ऐसे कैसे। ठीक है, और बराबर में 0 लिख लेंगे। बराबर में कुछ भी लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, सहायक समीकरण का मतलब है बराबर 0 लिखना है आपको हमेशा। आ गया, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, अब इसको गुणनखंड करेंगे इसके। तो देखो जब गुणनखंड करोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, m क्यूब, कैपिटल M क्यूब कॉमन है, तो बचेगा कैपिटल M स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल M क्यूब को m क्यूब मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है ये, कैपिटल M इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल M, 3 बार रिपीटेड रूट है ना भाई, तभी तो m क्यूब हुआ। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, इस तरीके से। तो अब देखो क्या क्या वैल्यूज आएगी m की। तो देखो इस m को 0 के बराबर करोगे, इस m को 0 के बराबर करोगे, इस m को 0 के बराबर करोगे, तो 3 बार तो 0 ही आ गया खुद। जब इस फैक्टर को, इस गुणनखंड को 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा स्मॉल m, और जब इस फैक्टर को 0 के बराबर करोगे तो आ जाएगा माइनस स्मॉल m। तो ये कैपिटल M की 5 वैल्यूज आई है कि 3 बार तो 0 ही आ गया क्योंकि कैपिटल M क्यूब था, तो 3 बार तो वही रिपीट होके आ गया, और एक बार स्मॉल m, एक बार माइनस स्मॉल m। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका CF कैसे लिखा जाएगा, तो बताया था जब रिपीटेड रूट हो, 3 बार रिपीटेड है ये भाई, तो कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, 3 बार रिपीट हुआ है ना इसलिए, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। और ये जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी e पे पावर में, तो e पे पावर 0x प्लस, तो यहाँ लिख लो प्लस। अब और कोई थोड़ी रिपीट हुआ है, ये रिपीट थोड़े हुए हैं, ये तो सिंगल सिंगल है, एक एक बार आए हैं, तो इनके लिए एक एक कॉन्स्टेंट C4 e पे पावर mx C5 e पे पावर माइनस mx।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये CF हो गया। अब ये जो e पे पावर 0 है ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये CF आ गया हमारे पास में, तो इस तरीके से। तो ये तो CF की वैल्यू है, तो अभी केवल CF निकाला है हमने, ठीक है। जैसे ही CF आ गया, अब निकाल लेंगे PI, या जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो PI। तो ध्यान दें अब PI क्या होगा। तो PI आपको पता होना चाहिए 1/f(d)(qx), ये होता है PI। तो f(d) देखो यहाँ पे d का फंक्शन क्या था, ये रहा, क्या था भाई, d पे पावर 5 माइनस m² d³, ये था f(d), इसको बोलते हैं जो भी d का फंक्शन है, तो f(d). और qx मतलब RHS में क्या है, e⁴ax, तो e⁴ax, ठीक है, इस तरीके से। आप देख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और मैंने आपको बता ही रखा है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, e पे पावर ax हो, तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था पिछली क्लास में कि 1/f(d) e पे पावर ax, इसका आंसर क्या होता है 1/f(a) e पे पावर ax, ठीक है, लेक्चर नंबर 20 में, इससे जस्ट पहले वाले में, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि d की जगह आप डायरेक्ट a पुट कर दो, PI मिल जाएगा। तो यहाँ भी आप d की जगह डायरेक्ट a पुट कर दो, तो इसका कंपैरिजन इससे करो, तो ax, यहाँ भी ax, तो a ही है, तो बस d की जगह डायरेक्ट a पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा a पे पावर 5 माइनस m² a³ e⁴ax, ठीक है, इस तरीके से। a³ चाहो तो बाहर भी ले सकते हो कॉमन, तो a³ बाहर ले लिया, तो ये हो गया a² माइनस m² e⁴ax, इस तरीके से, ठीक है। तो a² माइनस m², तो ये आ गया PI। और अब व्यापक हल आ जाएगा। तो व्यापक हल लिखना बड़ा ही आसान है, जनरल सॉल्यूशन, कि y = CF प्लस PI, इस फॉर्म में लिखा करते हैं। तो CF की वैल्यू पहले से ही पता है, क्या है, C1 प्लस C2x प्लस C3x²। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, e पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई है, ध्यान रहे, तो डायरेक्ट ये C4 e पे पावर mx, C5 e पे पावर माइनस mx, ठीक है। और अब ये PI लिख देंगे, तो PI है 1/a³ a² माइनस स्मॉल m², ठीक है, e⁴ax, इस तरीके से। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नोट करें इसे, फिर अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दे भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 देखो पहले डिस्कस कर लिया था, अब मैं ले रहा हूं 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान दे क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 यह है d+2 इंटू d-1 होल क्यूब y = e⁴x, ठीक है। ये पहले पूछा हुआ है उदयपुर यूनिवर्सिटी में, 98 में और अजमेर में, ठीक है। तो एक बार तो पूछा है उदयपुर में और एक बार अजमेर में, ठीक है, 2 बार आ चुका है भाई। तो उदयपुर में तो सन 98 में और अजमेर में सन 2004 में, ठीक है। तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो क्या है क्वेश्चन, d+2 इंटू d-1 होल क्यूब y = e⁴x, इस तरीके से।
तो ध्यान दें पहले से ही डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें डी की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण लिख लेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे सहायक समीकरण, वही डी की जगह एम रख देना है। अब तो स्मॉल एम यूज़ कर सकता हूँ नोटेशन, क्यों? क्योंकि अब की बार इसमें ऑलरेडी स्मॉल एम नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल एम -1 होल क्यूब और बराबर 0। तो जहाँ जहाँ भी डी दिखे आपको क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, डी की जगह स्मॉल एम पुट कर देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमको मिल गई ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण। और अब इस समीकरण के मूल निकाल लेंगे। तो देखो जब m+2 0 के बराबर होगा तो m बराबर आएगा -2, और जब ये 0 के बराबर होगा m-1 तो मिलेगी m की वैल्यू +1। लेकिन देखो इस पर पावर 3 है, तो इसका मतलब ऐसे 3 गुणनखंड है, तो ये 3 बार मिलेगा 1, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था 3 बार मिला था ना 0, वैसे यहाँ 1 3 बार मिलेगा, m-1 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 3 बार है ये, तो 1 1 1, ठीक है, 3 बार रिपीट होगा। तो अब इसका CF सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे, तो क्या होगा CF, यदि इसके हिसाब से लिखूँ पहले, तो देखो C1 + C2x + C3x², 3 है ना, तो इसलिए C1 + C2 + C3x², और e⁻1 है तो e⁻1x, अब 1x क्या हो जाएगा, x खुद ही हो जाएगा, प्लस ये तो एक बार मिला है तो इसके लिए C4 e⁻−2x, इस तरीके से। तो ये आ गया CF। तो क्या किया, ये 3 थे तो C1 + C2x + C3x² और e⁻1x, क्योंकि 1 है इसलिए 1x, प्लस ये अकेला ही था तो इसके लिए एक कांस्टेंट C4 e⁻−2x, तो ये CF है, ठीक है। तो CF निकालना बड़ा ही आसान है कि जब मूल वास्तविक हो, कुछ नहीं करना होता, एक एक कांस्टेंट लगाते जाओ और e पे पावर में लिखते जाओ, रिपीट हो जाए तो फिर इस तरीके से, जितनी बार रिपीट हुआ है उसी के हिसाब से। अब निकालते हैं, देखो PI, तो PI, तो इसका PI क्या होगा, तो PI अभी अभी बताया था आपको 1/FD QX, तो 1/FD तो FD की वैल्यू देख लो क्या है, ये रही D+2 × D-1 होल क्यूब, यह है FD, D+2 D-1 होल क्यूब, और e⁻x साथ में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये f(d) और QX की जगह e⁻x है, ठीक है, ध्यान दे भाई। अब इससे आगे कैसे सोल्व होगा, अब देखो इसमें आएगा केस नंबर 2। मैंने बताया था जैसे ही आप इसका कंपेयर, e⁻x का कंपेयर इससे करोगे, किससे, e⁻ax से, तो देखो दोनों में क्या फ़र्क है कि यहाँ है e⁻x और इस जगह है e⁻ax, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यदि दोनों को देखो तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, तो कुल मिला के a की जगह 1 दिख रहा है। और यदि a की जगह 1 है तो इसका सीधा सीधा लॉजिक था ना भाई, इसका सीधा सीधा लॉजिक था कि ये d की जगह a पुट करना होता है हमको, fa। तो जब मैं इस 1 को पुट करूँगा यहाँ पे, तो 1 + 2, इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 + 2 तो 3 देगा, लेकिन 1 - 1 इसकी वजह से दिक्कत है, ये 0 बना देगा, जबकि मैंने आपको बोला था 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ ये फैक्टर 0 बनाएगा, और जो भी 0 बना दिया करता है उसके रिगार्डिंग फिर हम आंसर कैसे लिखते हैं। तो अब इसमें केस नंबर 2 हो गया, ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था आपको, कौन सा वाला था, ये इस तरीके से कि D-a⁻r साई फंक्शन ऑफ D, यदि इसको ऑपरेट करें e⁻ax पे, तो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा था कि जैसे मैं a रख रहा था, a-a, ये 0 बना रहा था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग तो होता क्या है, इसके रिगार्डिंग तो मैंने बताया था पावर r हो तो हम लिख दिया करते हैं x पे पावर r/r फैक्टोरियल, ठीक है, कि यदि इसकी पावर r है, जो 0 बना रहा है उसकी पावर r हो तो हम लिख देंगे x पे पावर r/r फैक्टोरियल, ठीक है। और जो 0 नहीं बना रहा है, जैसे ये 0 नहीं बना रहा तो यहाँ डायरेक्ट a ही पुट कर देना है, तो d की जगह a, तो सही है। और ये e⁻ax एज इट इज़, तो इस तरीके से था। तो ये 2 फॉर्मूले थे कि जब 0 बने तब तो इस हिसाब से कि जो 0 बना रहा हो उसकी पावर देख लो तो उतना ही x पे पावर r/r फैक्टोरियल, जो 0 नहीं बना रहा हो वो एज इट इज़ d की जगह a रख देंगे, और जब 0 बन ही नहीं रहा हो तो डायरेक्ट d की जगह a, ठीक है। तो ये दूसरा वाला केस है, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये 0 नहीं बना रहा क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना भाई, e⁻ax, यहाँ e⁻x है तो ax, तो a की वैल्यू 1 है, तो जब मैं 1 रखूँगा ये तो 0 बना नहीं रहा, ठीक है। तो देखो ये 0 बना नहीं रहा तो इसको तो पहले ही लिख लो आप, इसको तो बाद में देखो यूँ D-1 का होल क्यूब,
1/d प्लस 2 e पे पावर x। तो इसको तो पहले ही सोल्व कर लेंगे। तो ये तो क्या दे देगा, ये 0 नहीं बना रहा है, तो देखो 1 है a की वैल्यू, तो 1 + 2 3 दे देगा ये तो, ठीक है, 1 + 2 3। तो इसकी वैल्यू को तो बाहर लिख लिया। अब ये ऑपरेट होगा इस पे, और अब ये कैसे ऑपरेट होगा इसको देख लो। ये 0 बना रहा था, a - a 0 a रखने से, तो इसकी पावर देख लिया करते हैं। तो जो 0 बना रहा होता है उसकी पावर देख लिया करते हैं बस हम। तो ये 0 बना रहा है, इसकी पावर देख लेंगे कितनी है, 3, कि जैसे मैं 1 रखूंगा ना, गुणांक 1 ही तो है, तो 1 - 1 0, तो इसकी पावर देख लेंगे 3। तो इसकी पावर 3 है, तो ये 1/3 तो ऐसे कैसे है बाहर, तो इसकी पावर 3 है, तो इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा, x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल, और ये e पे पावर x ऐसे कैसे, ठीक है। सेम यहाँ पावर r थी तो x पे पावर r/r फैक्टोरियल, e पे पावर ऐसे कैसे। तो यहाँ पावर 3 थी तो x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल, e पे पावर ऐसे कैसे। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 6, तो 6 × 18 हो जाएगा ये टोटल। तो 1/18 x³ e पे पावर x। और अब व्यापक हल लिख देंगे। तो क्या होता है व्यापक हल, y बराबर CF + PI। तो ये रहा CF लिखा हुआ, C1 C2x C3x² e पे पावर x प्लस C4 e पे पावर -2x, और प्लस में PI ये रहा 1/18 x³ e पे पावर x। तो ये आंसर है, तो ये नोट करें। अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10, तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देख लें एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखे भाई इधर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, d² + 1 होल स्क्वायर। कईयों के करेक्शन है भाई, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, कई पुरानी बुक्स में होल स्क्वायर लगा लेना, ठीक है। एक करेक्शन है इसमें, d - 1 होल स्क्वायर इंटू y = e⁻x, ठीक है। पहले पूछा हुआ है कब, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2001 और अजमेर यूनिवर्सिटी में 2002 और भी एक बार, ठीक है, दिख नहीं रहा। तो क्वेश्चन है d² + 1 होल स्क्वायर d - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको वही सॉल्व करना है आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। वो e पे पावर वालों के लिए ही है वो फॉर्मूले। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सहायक समीकरण, लिख सकते हैं डायरेक्ट सहायक समीकरण। देखो लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, d की जगह स्मॉल m पुट कर दो, तो स्मॉल m का स्क्वायर + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ भी m - 1 होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो m² + 1 बराबर 0, यही है ना, m² + 1 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा m² बराबर -1, या फिर आप बोल लो m² बराबर -1 को क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर, या फिर आप बोल लो m बराबर ± आयोटा, इस तरीके से, ठीक है। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो m - 1 बराबर 0, या आप बोल लो m बराबर 1। तो अब यदि मैं फाइनली लिखना चाहूँ तो ध्यान दे भाई इधर क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब मैंने इसको सोल्व किया तो बराबर 0, तो m² बराबर -1, तो आयोटा स्क्वायर लिख दिया -1 की जगह, तो + आयोटा वर्गमूल लिया। तो जब इसको भेजा तो m - 1 बराबर 0, तो m बराबर 1। तो ये दो वैल्यूज़ मिली, लेकिन इन दोनों पे पावर 2 थी। तो इसका मतलब ये गुणनखंड एक बार नहीं है, एक बार ऐसा और है, और यहाँ भी एक बार ऐसा और है। तो कुल मिला के ये वैल्यू भी 2 बार मिलेगी, ये वैल्यू भी 2 बार मिलेगी। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, तो हमें इस तरीके से मिलेगा स्मॉल m की + आयोटा, फिर से + आयोटा, 1 फिर से 1, इस तरीके से। अब उसका कारण समझ में आ गया क्यों, क्योंकि होल स्क्वायर था तो 2 बार रिपीट होगी वैल्यू, ये भी और ये भी। क्यूब होता तो 3 बार रिपीट होती, ठीक है। अब देखो सम्मिश्र मूल आ चुके हैं भाई, इसके सम्मिश्र मूल है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 + आयोटा,
ताकि आपको CF लिखने में आसानी हो, कि जो आयोटा वाले हो ना उनको अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख लिया करो, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। तो इनका CF लिखने का तरीका बताया था ना मैंने, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में जब आप लिख लो तो इनके रिगार्डिंग CF कैसे लिखते हैं, ई पे पावर अल्फ़ा एक्स C1 कोस एक्स, वो कोस बीटा एक्स, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ देखो आप ई पे पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है तो 0x, और ये तो कब लिखते थे, जब एक बार आए अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। यहाँ देखो ये 2 बार आया है, तो जब 2 बार आ जाए तो भाई कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2x, इस तरीके से। और वही कोस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू देखो, बीटा मतलब आयोटा का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो C1 कोस एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन एक्स। तो ध्यान दे इस तरीके से। तो ये जो CF वाला भाग है ये वाला, ये इसके रिगार्डिंग है कि ये 2 बार रिपीट हुआ है। यदि ये इकलौता ही होता ना तो केवल इसके जैसे लिख देता, जब रिपीट हो जाए तो C1 प्लस C2x C3 प्लस C4x हो जाते हैं इनके गुणांक। 2 बार रिपीट हुए हैं इसलिए 2 C1 C2 C3 C4। तो 2 बार रिपीट हुआ तो अल्फ़ा की जगह तो 0, मतलब जो बिना आयोटा के, और आयोटा के साथ में 1 है तो वो x, ठीक है, बीटा x, तो बीटा की वैल्यू 1 है यहाँ। तो ई पे पावर 0x C1 प्लस C2x कोस बीटा x प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा x, तो अल्फ़ा की जगह 0 बीटा की जगह 1। और इनके रिगार्डिंग कैसे लिखेंगे, अब ये तो वास्तविक मूल है, इनके रिगार्डिंग तो आपको पता ही है C5, अब ये भी 2 बार रिपीट है, ध्यान रहे, प्लस C6x ई पे पावर 1x, तो 1x, तो 1x को क्या लिखेंगे, x से लिखेंगे, केवल 1 से मल्टीप्लाई होकर x पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब रिपीट हो, 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो इस तरीके से, ठीक है। जो वास्तविक मूल होते हैं उनको ई पे पावर में लिखते हैं, और जो काल्पनिक मूल या सम्मिश्र मूल होते हैं उनको इस तरीके से लिखते हैं। तो ये CF है। अब CF आ गया तो अब निकालेंगे इसका वापस से PI। तो देखें PI कि PI किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो ध्यान दे भाई, अब PI डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो वापस से PI का मतलब है 1/f ऑफ d QX, ये मतलब है PI का। f ऑफ d ये रहा, d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये ऑपरेट होगा QX पे। QX मतलब QX क्या है, यहाँ RHS में देख लो, e पे पावर x है तो उस पर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दें, वापस से देखो कि डायरेक्ट इसके जैसा है या इसके जैसा है। तो जब मैं 1 रखूंगा, देखो 1 ही रखना है क्योंकि x का गुणांक होता है a, तो यहाँ x का गुणांक 1 है तो 1 ही रखना है। तो जब मैं 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 ये 0 दे रहा है, तो ये वाला केस है कि जैसे यहाँ a माइनस a 0 दे रहा था और ये 0 नहीं दे रहा है, तो यहाँ तो वैल्यू मिल जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये तो वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ये तो साइड ही है जो हमको वैल्यू दे देता है साई है, डी की जगह डायरेक्ट ए रखने से। तो इसको तो अलग से ऑपरेट कर लेंगे। तो ये d माइनस 1 है होल स्क्वायर, इसको तो रख लो बाहर, इसको पहले ऑपरेट कर दो अलग से, d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ई पे पावर x, कि जो 0 नहीं दे रहा हो उसका तो मान निकाल लो जो भी मान दे रहा है। तो यहाँ रखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ई पे पावर x, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 तो आ गया बाहर, कांस्टेंट है। अब ये d माइनस 1 ऑपरेट होगा इस पे, तो d माइनस 1 होल स्क्वायर ऑपरेट होगा किस पे, ई पे पावर x पे। अब करो ऑपरेट, तो ये वाला केस हो गया। अब जैसे ही मैं इसका गुणांक 1 है, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ a माइनस a 0 दे रहा था, तो पावर देख लिया करते हैं बस कितनी पावर है, r, तो उसी के रिगार्डिंग x पे पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहाँ पावर कितनी है 2, तो इसके रिगार्डिंग क्या आ जाएगा, पावर 2 के रिगार्डिंग कि x पे पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये e पे पावर x ऐसे कैसे, तो टोटल मिला के ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 4 दूनी 8 e पे पावर x। और अब इसका व्यापक हल लिख देंगे, ठीक है। तो व्यापक हल मतलब y का मान, तो y का मान क्या होता है, वही CF प्लस PI। तो CF लिखो, अब देखो e पे पावर 0 तो 1 हो गया है, तो इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। e पे पावर 0 तो क्या हो गया है 1, तो C1 प्लस C2x कोस x
C3 प्लस C4x साइन एक्स, C5 प्लस C6x ई पे पावर x, ठीक है। और प्लस में पी आई, तो पी आई है x क्यूब बटा 8 ई पे पावर x, क्यूब नहीं है सॉरी स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन 8 ई पे पावर x, ठीक है। इस तरीके से तो नोट करें इसे, फिर अगला देखते हैं। हाँ भाई ध्यान दें आप, इससे अगला तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्या है 14 समझे। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो ध्यान दें इधर क्वेश्चन नंबर 14 करेक्शन है, इसलिए मैं करेक्शन करवा देता हूँ पहले। डी स्क्वायर प्लस 31D प्लस 1 लिखा हुआ है कई बुक्स में, कई पुरानी बुक्स में प्लस 1 है, तो इस 1 को हटा के यहाँ लिख लें 240, ठीक है। y बराबर 272 ई पे पावर माइनस एक्स, इस तरीके से, ठीक है कि डी स्क्वायर प्लस 31D प्लस 240, ठीक है, y इक्वल्स टू 272 ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक एफ ऑफ डी है, वाई है बराबर ई टू दी पावर का कोई फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो सेम इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही सी एफ निकालने के लिए हम निकालेंगे सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे, डी की जगह पुट कर दो m, तो m स्क्वायर प्लस 31m प्लस 240 बराबर में 0। तो ये जो भी डी का फंक्शन होता है उसमें m रख दिया करते हैं और बराबर में 0। अब देखो, अब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई होने पे तो 31 दे, वो सॉरी ऐड होने पे कि जोड़ने पर तो 31 दे और प्रोडक्ट या उनका मल्टीप्लिकेशन 240 दे। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर कौन है, एक तो हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 16। करके देख लें, गुणा 15 और 16 31 तो होता ही है, गुणा करके देख लें, 16 पंजे 80, 0 8, 16 कम 16 और 8 24, ठीक है। तो इस तरीके से तो कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है m, तो m प्लस 15, यहाँ 16 तो m प्लस 15, 16 का भाग 240 में 15 बार जाएगा, तो ये कुल मिला के m प्लस 15 और m प्लस 16 बराबर 0। तो m के दो मान आ जाएंगे, माइनस का 15 माइनस का 16। और अब की बार तो सिंगल सिंगल वैल्यू ही आई है, केवल रिपीट थोड़ी हो रहा है भाई, रिपीटेड रूट थोड़ी है, पुनरावृत्ति थोड़ी हुई है, किसी की नहीं हुई। तो जब भी सिंगल सिंगल आए तो आपको पता है सी एफ कैसे लिखते हैं, हर एक के लिए एक कांस्टेंट ई पे पावर में भेज दो। तो C1 ई पे पावर माइनस 15x, C2 ई पे पावर माइनस 16x, इस तरीके से, ठीक है कि C1 ई पे पावर माइनस 15x, C2 ई पे पावर माइनस 16x। ये तो हो गया सी एफ, ठीक है। तो सी एफ निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल आसान सा काम था, ठीक है, निकल गया, छोटा सा ही सी एफ आया है इसका, ठीक है। तो ये सी एफ है। अब निकालेंगे पी आई, ठीक है, वही पर्टिकुलर इंटीग्रल और फिर जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल, सी एफ प्लस पी आई को जोड़ के। तो अब ध्यान दें पी आई, तो अब जब आप पी आई निकालोगे तो पी आई के लिए आपको पता होना चाहिए 1/FD QX, इसको बोल रहे हैं पी आई। तो 1/FD, तो डी का फंक्शन क्या है, ये रहा भाई, डी का फंक्शन चाहिए ना, डी का फंक्शन ये रहा, डी स्क्वायर प्लस 31D प्लस 240, QX ये रहा, QX 272 ई टू दी पावर माइनस एक्स, यह है QX, ठीक है। 272 कोई नंबर है, उस नंबर को कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ले लो, नंबर्स का कोई इशू नहीं है, इनटू
हाँ भाई, अब ध्यान दो, ये है एफ ऑफ डी, डी का फंक्शन। पावर का कोफिशिएंट देखो -1, ए की जगह क्या है, एक्स का गुणांक क्या है -1, तो एक्स का गुणांक -1 है भाई। तो -1 को डायरेक्ट रख दो यहाँ उठा के, यदि 0 मिल गया तो ये वाला केस हो जाएगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। 0 नहीं मिला, कोई ना कोई मान आ गया तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा, और 0 मिल गया तब देखेंगे फिर गुणनखंड करके कितनी पावर आती है उसकी। तो यहाँ रख देता हूँ मैं -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस में 31 इंटू -1 प्लस 240, ठीक है, ई पे पावर -x, तो 272 अपॉन, देखो माइनस का 31, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो 240 और 1 241, 241 में से -31 गया तो ये आएगा 210, ठीक है, यही आएगा। 31 घटा दो 241 में से, 210 आ जाएगा। तो नहीं मिला ना 0, तो 0 नहीं मिला मतलब ये केस है, ठीक है। डायरेक्ट डी की जगह ए रखा तो जो भी वैल्यू आई वो आंसर में आ गई, ठीक है। काटो, किससे कट रहे हैं, 2 से कट जाएंगे, 1 2 3 6, 1 2 3 6 2 6 12, 136 बटा 105, ठीक है। तो ये आ गया पी आई, ठीक है। और अब व्यापक हल आ जाएगा, व्यापक हल मतलब y का मान, CF, तो CF तो ये है C1 e पे पावर -15x, C2 e पे पावर -16x प्लस PI ये है 136 बटा 105 e पे पावर -x। तो ये आंसर है इसका, ठीक है। तो नोट करें इसे, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 11, देखो मैंने गलती से छोड़ दिया बीच में 11, इसमें कईयों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं 11 क्या है। तो ध्यान दे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 11। क्या है कि d³ + 1 y इक्वल्स टू e⁻x + 1 होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो वही CF PI निकाल के सोल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा d³ + 1, ठीक है। तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा, e⁻x + 1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया था केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, यहाँ तो e⁻x प्लस में 1 भी है, कोई कांस्टेंट टर्म भी है और उसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसको भी एडजस्ट करेंगे थोड़ा। तो पहले तो मैं इसकी सहायक समीकरण लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे लिखते हैं, जो भी एफ ऑफ डी है उसमें डी की जगह पुट करोगे आप m, तो m³ + 1 बराबर 0, ठीक है। डी की जगह m, तो m³ + 1 बराबर 0। अब इस 1 को 1 नहीं लिख के लिखो 1 का क्यूब, क्यों, क्योंकि हमारे पास में आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बीजगणितीय सर्व समीकरण है। a³ + b³ ये होता है a + b, a² - ab + b² बराबर 0, ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसको मैं अलग से 0 करूंगा है भाई, तो मेरे को मिल जाएगी m की वैल्यू -1, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको 0 करूंगा तो देखो क्या होगा, तो यहां से श्रीधराचार्य विधि लगानी पड़ेगी, -b की जगह -1 है, प्लस -b² तो -1 का स्क्वायर 1, 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस, एक में से 4 गया -3, तो -3, तो अंडर रूट में -3, तो माइनस को क्या लिख दें, आयोटा स्क्वायर, -1 होता है ना आयोटा स्क्वायर, तो माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया अपॉन 2। तो कुल मिला के आ गया, 2 का अलग अलग भाग दे दो, 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आयोटा, ठीक है। तो ओवरऑल m की वैल्यूज ये आई है, -1 एक वैल्यू तो, और दूसरी वैल्यू है 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो देखो CF कैसे लिखेंगे, ध्यान दे भाई,
ये तो अकेला ही है ना, और वास्तविक और है, आयोटा की फॉर्म में थोड़ी है। तो इसके लिए तो C1 e पे पावर -1x, -1 है ना, तो C1 e पे पावर -1x। इनके लिए देखो ये है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। तो इसके लिए लिखा जाएगा e पे पावर अल्फा x, तो अल्फा की जगह 1/2 है, तो e पे पावर 1/2x। C2 कोस बीटा x, अब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले ही, और थर्ड ए एक्सरसाइज में खूब कर चुके हैं CF से, प्लस C3 साइन बीटा x। तो जब मूल सम्मिश्र हो तब इस तरीके से कि C2 कोस बीटा x, C3 साइन बीटा x, तो बीटा की वैल्यू √3/2, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2x, तो e पे पावर अल्फा x, C2 कोस बीटा x, C3 साइन बीटा x। तो ये है CF। तो CF आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेंगे PI, ठीक है, कि जैसे ही CF आ गया तो PI निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी निकाल देते हैं PI। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे बस दिक्कत एक ही चीज़ की है। किसकी दिक्कत है? 1/f(d)(qx), ये होता है PI, ठीक है। f(d) d³ + 1 है, तो d³+1, इस 1 को लिख लो आप 1 का क्यूब, और qx है e पे पावर x + 1 होल स्क्वायर, यही है e पे पावर x + 1 होल स्क्वायर। तो पहली बात तो क्या करेंगे आप कि देखो यहाँ केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, इसके साथ में प्लस में b c कुछ नहीं है, जैसे यहाँ +1 है। तो पहले तो इस स्क्वायर को खोलो, ठीक है, क्योंकि ये जो मेथड है वो केवल e पे पावर वालों के लिए वैलिड है और किसी के लिए वैलिड नहीं है। तो पहले तो इसको हम इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे। तो बनाओ, तो क्यूब खोलो, तो a³ + b³, तो a + b, a² - ab + b², ठीक है। या क्यूब नहीं खोलोगे तब भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा है, तो बिना खोले भी चल जाएगा, ठीक है, रहने दो, बिना खोले भी काम हो जाएगा। वो जब 0 देता है तब फैक्टर्स करना जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम ये पावर r पता करते हैं। तो अभी तो रहने दो आप इसको ऐसे ही, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर लो बस केवल, तो a² 2x हो जाएगी क्या पावर? ध्यान दे भाई, a + b का होल स्क्वायर, तो a², तो जब e पे पावर x का स्क्वायर करोगे तो पावर 2x हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 × e पे पावर x, प्लस b², तो b² करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 खुद ही होगा, ठीक है। अब देखो सब प्लस में है, तो जब सब प्लस में हो तो मैंने बताया था इसको अलग अलग लिख सकते हैं सबके साथ, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिख लो, d³ + 1 को e पे पावर 2x के साथ अलग से, d³ + 1 को 2 e पे पावर x के साथ अलग से, और d³ + 1 को 1 के साथ अलग से, ठीक है। यहाँ देखो 2x, तो a की वैल्यू कितनी है? अब देखो इसके जैसा आ गया ये, a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो यहाँ डायरेक्ट, तो 2 का क्यूब + 1, और साथ में e पे पावर 2x ऐसे कैसे, यहाँ भी रख दो। यहाँ x का गुणांक कितना है? 1, तो a की वैल्यू कंपेयर करो इससे, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब + 1, और ये 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा ऊपर, संख्या कोई भी संख्या ऐसे कैसे, ठीक है। अब दिक्कत इसकी है, ये 1 है, ये क्या है 1, जबकि मेथड केवल e पे पावर वालों के लिए ही है। तो इस 1 को क्या लिख देंगे? इस 1 को लिख देंगे e पे पावर 0x। आ गई बात समझ में? क्यों? क्योंकि e पे पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो जो 1 था उस 1 को 1 नहीं लिख के हमने लिख दिया e पे पावर 0x, ताकि ये इसके जैसा बन जाए, क्योंकि e पे पावर वालों के लिए मेथड वैलिड है और e पे पावर 0 की वैल्यू 1 भी होती है। तो अब आप a का मान निकालो तो आएगा 0, तो यहाँ क्या रखेंगे 0, तो 0 का क्यूब + 1, और ये e पे पावर 0x एज इट इज़। तो 2 का क्यूब 8 और 1 9, तो e पे पावर 2x/9, 2 1 और 1 2, e पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1/1। तो कुल मिला के ये आ गया 1/9 e पे पावर 2x, 2 से 2 कट गया, e पे पावर x + 1, ये PI है। और अब लास्ट में आप इन दोनों को जोड़ लेंगे CF + PI को, तो y मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करें, तो इस तरीके से
ध्यान दे अगला क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? 16। तो देख लें क्या है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। अब आप में से कईयों को लग रहा होगा कि ये तो हम जो मेथड पढ़ रहे हैं उसके जैसा है ही नहीं, क्योंकि हम तो मेथड पढ़ रहे हैं ई पे पावर वालों के लिए, ठीक है ना भाई, जबकि यहाँ आ गया साइन हाइपरबोलिक। लेकिन ध्यान दो, मैंने आपको वैल्यू बता रखी है, साइन हाइपरबोलिक x एक्चुअल में क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक x होता है ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x बाई 2। ध्यान रहे, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x बाई 2, ये वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक x की। यहाँ पी की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले सहायक समीकरण लिख के और CF निकाल लेते हैं। तो सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं? d की जगह m पुट करो तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बराबर 0, तो d की जगह डायरेक्ट m। अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा होगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिख रहा है? करके देख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मिलेगी सेम, ठीक है। तो ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो यदि m प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो m की वैल्यू बताओ क्या क्या आ जाएगी? -2 सही है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार आएगा यही, तो यही गुणनखंड 2 बार रिपीट होगा, तो -2 तो इसका मतलब CF आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? CF देखो 2 बार रिपीट हुई है, तो इसलिए C1 प्लस C2x। जब भी रिपीट हो ऐसे ही लिखते हैं। और e पे पावर कौन रिपीट हुआ है? -2, तो e पे पावर -2x, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये तो हो गया CF, ठीक है। तो बिल्कुल आसान काम था, CF लिखना, लिख दिया। अब है PI, जो कि होता है 1/f ऑफ d QX। तो 1/f ऑफ d, तो f ऑफ d की वैल्यू देखो क्या है, ये रहा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, और QX कितना है? 2 साइन हाइपरबोलिक 2x। तो पहली बात तो जो मेथड है वो केवल और केवल ई पे पावर वालों के लिए ही है, तो इस साइन हाइपरबोलिक को चेंज करेंगे ई पे पावर में। ध्यान रहे, किस में चेंज करेंगे भाई? साइन हाइपरबोलिक को ई पे पावर में। तो साइन हाइपरबोलिक 2x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दें, 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक x होता है ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x बाई 2, तो साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा ई पे पावर 2x माइनस ई पे पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है। कि जब x था तो ई पे पावर में x आया, और जब 2x है तो ई पे पावर में भी 2x। तो यहाँ से होगा क्या? ये तो कट गया, ठीक है। बाकियों को हल कर लेंगे, जो बच गए उनको। अब आगे लिखेंगे 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। एक बार तो ये ऑपरेट होगा ई पे पावर 2x पे, ठीक है, और फिर माइनस, बीच में माइनस है। अगली बार ये ऑपरेट होगा d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, ये ऑपरेट होगा ई पे पावर -2x पे, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दें, जब आप इस 2 को लिखेंगे भाई, यहाँ 2 है तो पहले तो 2 यहाँ पुट कर लो, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, माइनस। लेकिन अब ध्यान दें, यहाँ पे यदि मैं a का मान निकालूँ, अगले वाले में -2 है, तो अब -2 रख के देख लें एक बार कि -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4। तो अब देखें, -2 का वर्ग भी प्लस 4 होगा, 4 और 4 8, और ये भी 4 दूनी 8, तो 8 - 8 0, तो ये 0 दे रहा है। और जब भी 0 मिल जाए तो मैंने आपको बताया पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो करो इसके गुणनखंड, ये था क्या? अब ये भी निकाला तो था CF में m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये है क्या? ये है d
प्लस 2 का होल स्क्वायर और ई पे पावर माइनस 2x ये ऑपरेट करना है। अब देख लो, अब अपने आप दिखेगा, -2 जैसे रखूंगा, -2 + 2 0, तो ये 0 दे रहा है जैसे यहाँ पे ये 0 दे रहा था, ठीक है। इसके साथ में ई पे पावर 2x चल ही रहा है, ठीक है, ये ई पे पावर 2x, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आई गई क्योंकि इसने 0 दिया ही नहीं ना भाई, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आई गई। तो 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, और ये भी 4 दूनी 8, तो 8 और 8 16, तो 1/16 ई पे पावर 2x माइनस, इसकी बात कर लेते हैं अब, इस वाले की। ये 0 दे रहा था, तो मैंने आपको पहले बताया जो भी 0 दे उसकी पावर देख लिया करते हैं बस, और उसके हिसाब से आंसर लिख दिया करते हैं। तो इसकी पावर है 2, तो इसका आंसर आएगा x² / 2 फैक्टोरियल, जैसे यहाँ आता है x पे पावर r/r फैक्टोरियल, और सेम ई पे पावर -2x, ठीक है, -2x। तो ये आ गया PI। और अब व्यापक हल लिख लो। तो व्यापक हल मतलब y का मान, तो देख लो क्या मान आएगा y का, ये रहा CF, तो C1 + C2x ई पे पावर -2x प्लस PI ई पे पावर 2x/16 -x² / 2 फैक्टोरियल ई पे पावर -2x, इस तरीके से, ठीक है, ये आंसर है। तो नोट कर लें इसे एक बार। फिर इससे अगला, हाँ, तो ध्यान दे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या है 17? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान दे क्या है क्वेश्चन नंबर 17, समझ लें एक बार पहले। d पे पावर 5 माइनस d y बराबर 12 ई पे पावर x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 कि d पे पावर 5 माइनस d y = 12 ई पे पावर x। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो वही सहायक समीकरण, तो सबसे पहले तो इसकी सहायक समीकरण ही लिखेंगे। हाँ भाई, ध्यान दे, सहायक समीकरण लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, बता रखा है आपको, d की जगह m, तो m पे पावर 5 माइनस m बराबर 0, ठीक है। तो डायरेक्ट d की जगह m पुट करेंगे भाई, m पे पावर 5 माइनस m बराबर 0। अब आप निकाल लो m कॉमन, तो m पे पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। और ये जो m पे पावर 4 है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, m² का स्क्वायर, और इस 1 को 1 का स्क्वायर बराबर 0। और अब a² माइनस b², तो a² माइनस b, भाई a² माइनस b² है, a माइनस b, a प्लस b। और अब ये जो 1 है, इसको वापस से 1 का स्क्वायर लिख के मैं m माइनस 1 m प्लस 1 ऐसे तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और m² प्लस 1 ऐसे कैसे रहने दो। तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो अब m की वैल्यू क्या क्या आएगी, यदि इसको 0 के बराबर करता हूँ तो m बराबर 0 ही आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करता हूँ तो m बराबर आ जाएगा 1, इसको 0 के बराबर करता हूँ तो m बराबर आ जाएगा -1, और जब इसको 0 के बराबर करता हूँ तो करके देख लो, +1 बराबर 0, तो उधर जाके -1, तो -1 मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो m बराबर प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। और अल्फा प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखने के लिए 0 जोड़ दिया, तो 0 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब CF लिख लो। तो CF पता ही है आपको कैसे लिखते हैं, जो वास्तविक मूल हैं
उनके लिए तो एक एक कांस्टेंट और ई पे पावर में लिखते जाते हैं। तो C1 ई पे पावर 0x, C2 ई पे पावर 1x, C3 ई पे पावर -1x। तो सबके लिए एक एक कांस्टेंट ई पे पावर में लिखते गए। जो सम्मिश्र मूल होते हैं उनके लिए कैसे लिखते हैं? उनके लिए लिखते हैं हम प्लस ई पे पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0 तो ई पे पावर अल्फा x। C4 साइन वो कोस बीटा x, कोस बीटा बताओ, बीटा मतलब आयोटा का गुणांक 1 है तो 1x, और C5 साइन x। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 थी तो ई पे पावर 0x। C4 कोस बीटा x, बीटा की वैल्यू 1 है भाई, आयोटा का गुणांक ध्यान रहे तो कोस x प्लस C5 साइन x, इस तरीके से। तो ई पे पावर अल्फा x, C4 कोस बीटा x, C5 साइन बीटा x। ठीक है, तो CF हर बार निकालते हैं, हर बार लिखते हैं। तो थर्ड ए एक्सरसाइज से चल रहा है CF निकालना। तो ठीक है, तो जो 4 मेथड थे थर्ड ए में सेम टू सेम वही है, कोई चेंज नहीं होगा CF में, और हर बार यही चलेगा ऐसे ही। तो CF की तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक। अब बात कर लेते हैं PI की, जो कि होता है 1/FD/QX। ठीक है, ये है PI। तो इसे देखें अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ भाई 1/FD, तो FD की वैल्यू क्या है? D पे पावर 5 माइनस D, ध्यान रहे ये रहा D पे पावर 5 माइनस D। और QX की जगह है 12 e पे पावर x, यही तो है QX, देखो 12 e पे पावर x, तो दिख रहा है QX 12 e पे पावर x। और अब देखो a का मान निकालेंगे तुलना करके AX, तो a का मान क्या दिख रहा है भाई? 1, a का मान है 1। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 पे पावर 5 भी 1 और यहाँ भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 दे दिया, 0 दे दिया मतलब ये वाला केस हो गया। और ये वाला केस हो जाए तो पहले गुणनखंड करने पड़ते हैं, पता तो लगे कौन दे रहा है 0, और फिर उस गुणनखंड की घात देख लेंगे हम। तो करो इसके गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड अभी अभी किए थे, देखो यहाँ m कॉमन लिया ये, तो चाहो तो डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो m d की जगह, तो m की जगह d लिख के लिख लो, या फिर वापस से कर लो तो d कॉमन लेंगे तो d पे पावर 4 माइनस 1, 12 e पे पावर x, d पे पावर 4, इस d पे पावर 4 को तोड़ देंगे, d स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर प्लस 1, ऐसे टूटेगा ना भाई। पावर 4 को लिखेंगे d स्क्वायर का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी। और अब इस d स्क्वायर माइनस 1 को भी तोड़ दूंगा मैं, कैसे कि d माइनस 1 है d प्लस 1, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 12 e पे पावर x। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपने आप पता लग जाएगा कौन दे रहा था 0, किसकी वजह से दिक्कत थी। तो देखो 1 रखना है, पावर का गुणांक 1 ही है ना, 1 रखना है, 1 रखा, इसकी वजह से दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 1 ये दे रहा है 0, दिक्कत इसकी वजह से है। 1 प्लस 1 2 इसकी वजह से भी नहीं है, 1 प्लस 1 2 इसकी वजह से भी नहीं है। तो जिनकी वजह से दिक्कत नहीं हो वो सब तो कहलाते हैं साइड ही, तो उनकी जगह तो d की जगह a रख के डायरेक्ट उत्तर निकाल लेंगे। जो दिक्कत कर रहा हो उसकी पावर देख लिया करते हैं। ठीक है, तो जो दिक्कत नहीं दे रहे उनको लिख लो अलग से, तो जो दिक्कत दे रहा है वो तो पहले ही लिख लिया मैंने d माइनस 1, बाकियों को अलग से, तो d प्लस 1 d स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये 12 को तो यहाँ लिख लिया मैंने, कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑपरेट नहीं होगा e पे पावर x। तो पहले इन सबको ऑपरेट कर लो, ये साइड ही का काम करेंगे। तो 1 रखना है तो यहाँ रख दिया 1, तो देखो वैल्यू क्या मिलेगी 12 बटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं वो डायरेक्ट वैल्यू। 1 रखोगे यहाँ तो 1 और 1 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो 2 इंटू 2 4 आएगी, तो ये 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे अलग से। ठीक है, और अब इसको ऑपरेट करना है केवल d माइनस 1 को, किस पे? e पे पावर x पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए 4 कहाँ से आया है, यहाँ 1 रखा है भाई, इस d की जगह भी 1 रखा था, इस d की जगह भी 1 रखा था, और इस d की जगह भी 1 रखा था, तो ये वैल्यू थी 4। 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, ध्यान रहे। अब ये कर रहा था दिक्कत कि जैसे गुणांक 1 है तो 1 माइनस 1 0, जैसे ये यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, तो इसकी पावर देख लो कुल, तो d माइनस 1 पे कुछ पावर ही नहीं है, तो जब कुछ भी पावर नहीं है मतलब 1, तो एक घात है इसकी, 1 पावर को लिखते नहीं है ना कभी, तो जितनी भी पावर हो उसके हिसाब से x पे पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, तो 12 बटा 4 तो हो गया, एक ऊपर आ जाएगा 3, 4 3 12 3,
और d माइनस वन पे कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, तो इसका मतलब हो जाता है पावर 1 है, 1 पावर है, तो 1 को हमेशा कभी लिखते नहीं है, तो पावर 1, तो r की जगह 1, तो इसके रिगार्डिंग आ जाएगा x पे पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये e पे पावर x ऐसे कैसे, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 3x e पे पावर x। ठीक है, 3 इंटू एक्स ई पे पावर x, तो ये आ गया इसका पी। तो अब लास्ट में हम जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे व्यापक हल, तो ध्यान दें व्यापक हल जो कि एक्चुअल में y का मान होता है या जनरल सॉल्यूशन C1 0, ई पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये केवल C1 बचा, ध्यान दें C1 ओनली, ई पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। C2 ई पे पावर x, C3 ई पे पावर माइनस x, C3 ई पे पावर माइनस x प्लस ई पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो C4 cos x, C5 sin x, तो C4 cos x, C5 sin x प्लस PI, तो CF लिख लिया प्लस PI आया है 3x ई पे पावर x, तो 3x ई पे पावर x। ठीक है, तो इस तरीके से तो नोट करें इसे। फिर एक जो एग्जाम्पल है केवल वो डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, बाकी सब आप लोग कर लेंगे, आराम से हो जाएंगे। तो जो एक्सरसाइज के बच गए हैं वो भी और जो एग्जाम्पल है वो भी। तो एक 5 है जो पहले पूछा हुआ भी है 2003 में, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, कि वो थोड़ा अलग टाइप का है इसलिए। तो देखें क्या है एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान दें आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, तो ध्यान दे भाई 5 यह है यदि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x माइनस ए बराबर 0। ठीक है, और फिर बोला है a b g धन संख्याएं हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स है भाई, और एक कंडीशन भी दी है x बराबर a डैश डी एक्स बाई डी टी दिया है 0। ठीक है, जब t बराबर 0। ठीक है, ये है। तो सिद्ध करें, तो क्या सिद्ध करवा रहा है, तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, x बराबर ऐसे लिख सकते हैं हम a प्लस a डैश माइनस a कोस अंडर रूट g बाई बी टी। ठीक है, टी नहीं है रूट में, इस तरीके से। और पहले पूछा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी सन 2003 में। ठीक है, तो इसे सोल्व करना है। आप देख लो कैसे करोगे।
हाँ भाई ध्यान दें। हम पहली बात तो आप फ़र्क समझे इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में। इतनी देर आपको इस तरीके से लिखा हुआ था कि जो क्वेश्चंस होते थे वो जनरली इस फॉर्म में थे कि d2y अपॉन dx² या d3y अपॉन dx² प्लस जैसे 2y बराबर e पे पावर x, इस टाइप से कुछ आया करता था। ठीक है, मतलब कहने का मेरा यह है कि आश्रित चर y हुआ करता था, स्वतंत्र चर x था, कि y का अवकलन हो रहा था x के सापेक्ष। जितने भी सवाल हमने किए यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चर बदल दिए गए हैं। x का अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष। क्या बोल रहा हूँ? x का अवकलन हो रहा है t के सापेक्ष, तो इसका मतलब y की जगह तो ले ली x ने और x की जगह ले ली है t ने। ये है, तो इसमें एक फ़र्क तो ये है कि y की जगह तो ले ली x ने और x की जगह ले ली है t ने। ठीक है, कि जैसे पहले y हुआ करता था और अवकलन था x के सापेक्ष, वैसे इसमें नहीं है। इसमें अवकलन हो रहा है x का सम a के सापेक्ष t के सापेक्ष। तो y की जगह तो आ गया x और x की जगह आ गया t। तो सेम टू सेम पूरी की पूरी कैलकुलेशन वही होगी, लेकिन जहाँ हम पहले x लिखा करते थे वहाँ t लिख देंगे और जहाँ पहले y लिखा करते थे वहाँ x लिख देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले मैं y का मान निकालता था हर एक इक्वेशन को सोल्व करके, लास्ट में व्यापक हल मतलब y का मान। तो अब की बार y का मान नहीं आएगा, अब की बार आएगा x का मान। और y का मान आया किसके पदों में करता था? x के पदों में, क्योंकि y का अवकलन था x के सापेक्ष। अब की बार मान आएगा x का, लेकिन x का मान आएगा किसके पदों में? t के पदों में। ठीक है, तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है, जैसे आप पिछली बार कर रहे थे सवाल वैसे ही करने हैं, बस y की जगह x लिखना है, x की जगह t लिखना है। ठीक है, ये ध्यान दें। तो ध्यान दें, जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले तो समझे आप कि d/dt इसको बोलो कैपिटल D यहाँ पे। ठीक है, पहले किसको बोल रहे थे? अब तक हम बोल रहे थे d/dx को। तो इतनी देर हम d/dx को कैपिटल D बोल रहे थे, अब d/dt को बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, जब आप d/dt को कैपिटल D बोल दोगे तो ध्यान दें इधर से, ये हो गया कैपिटल D² x प्लस g/b, इधर देख लो गुणा कर लो अलग अलग, तो gx/b दिख रहा है, gx/b माइनस ga/b बराबर 0। ध्यान दें, ga/b सबको एक तरफ ले चलो तो d² x प्लस gx/b बराबर ga/b। अब ध्यान दें, तो मैंने क्या किया है कुल मिला के कि ये जो इक्वेशन थी d2x अपॉन dt² प्लस g/bx माइनस ga/b, ये a दिख रहा है माइनस a, तो मैंने d/dt को बोल दिया कैपिटल D, तो इसको लिख दिया कैपिटल D² x प्लस में gx अपॉन b है ही एज इट इज़ और माइनस में ga/b एज इट इज़ है ही। ठीक है, इस ga/b को इधर लेके आ गए। और अब ध्यान दें, यहाँ और यहाँ x कॉमन दिख रहा होगा आपको, जैसे पहले मैं y कॉमन लेता था, अब की बार पहले बता चुका हूँ y की जगह x। ध्यान दे, तो पहले जब y कॉमन लिया करते थे, अब की बार x लेंगे, तो d² प्लस g/b x। ठीक है, x कॉमन आ गया और इधर क्या बचा? ga/b, और कुछ बचा ही नहीं। ठीक है भाई, और ध्यान दें, अब निकाल लेंगे सहायक समीकरण। लिख दिया ना, पहले d² प्लस 1 इंटू वाई बराबर कुछ qx आया करता था, अब की बार y की जगह x आ रहा है बस, और कोई फर्क नहीं है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं हुए। तो ये है f ऑफ d, यहाँ पे ये काम करेगा f ऑफ d का। ठीक है, d का फंक्शन ये है। तो यदि ये f ऑफ d का काम कर रहा है तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं? d की जगह m रख के, तो m² प्लस g/b बराबर 0। तो सहायक समीकरण का सीधा सीधा कंसेप्ट है, d की जगह m रखना है और बराबर में 0 कर देना है, तो बराबर में 0। तो पहले के सवालों में y कॉमन लेते थे, अब की बार y नहीं है x है, तो x कॉमन ले लेंगे। x की जगह z होता तो z ले लेते। ठीक है, अब m का मान निकालना है, तो देखो m² बराबर इस g/b को उधर भेजो तो माइनस g/b। ठीक है, और माइनस को बताओ क्या लिख देंगे वापस से? i²। तो m का मान आ जाएगा, ध्यान दें,
तो स्मॉल m का मान आ जाएगा, वर्क कर लो दोनों तरफ, तो प्लस माइनस रूट जी बाई बी आयोटा, क्यों आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल तो आयोटा हो जाएगा ना, और जी बाई बी के रूट लग जाएगा। और अब आप इसको और थोड़ा सही से लिखना चाहते हो, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, तो जीरो जोड़ दो, जीरो जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो देखो सी एफ क्या था भाई, सी एफ ई पे पावर अल्फा एक्स, तो ई पे पावर 0 एक्स, C1 कोस बीटा, बीटा की जगह रूट जी बाई बी। ठीक है, एक्स, एक्स सही लिख रहा हूं क्या मैं? नहीं, क्यों नहीं लिख रहा सही? क्योंकि ध्यान दो अवकलन था टी के सापेक्ष, तो यहां क्या आएगा टी, तो ये चीज ध्यान रखें, गलती ना करें। C2 रूट जी बाई बी टी, कि पहले जब y का मान हुआ करता था x के सापेक्ष, y का अवकलन था x के सापेक्ष। ठीक है, साइन भी आएगा साथ में, तो साइन रूट जी बाई बी टी। ठीक है, तो पहले जब y का अवकलन हुआ करता था x के सापेक्ष, तब y का मान x के पदों में, तो इसलिए x के पदों में लिखा करते थे, यहाँ x की फॉर्म में लिखते थे। अब की बार x का अवकलन है t के सापेक्ष, तो अब की बार t की फॉर्म में लिखा जाएगा पूरा का पूरा, और मैं पहले बता चुका हूँ x की जगह t लिखेंगे, तो x की जगह t, तो e पे पावर 0 t, C1 कोस बीटा t, C2 साइन बीटा t, बीटा की जगह रूट जी बाई बी है। ठीक है, इस तरीके से अब e पे पावर 0 की वैल्यू हो जाया करती है 1, तो C1 कोस रूट जी बाई बी टी प्लस C2 साइन रूट जी बाई बी टी, तो ये आ गया सी एफ। ठीक है, तो सी एफ निकालना बिल्कुल आसान है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना था कि y की जगह x ने ले ली है और x की जगह t ने ले ली है। पी आई, अब आ जाओ पी आई पे, 1/fd क्यू एक्स, तो रखो भाई 1/fd की वैल्यू, fd कहाँ है, ये रहा डी स्क्वायर प्लस जी बाई बी, क्यू एक्स मतलब आर एच एस में क्या है, तो देखो आर एच एस में क्या था, जी ए अपॉन बी, तो आर एच एस में था जी ए अपॉन बी। अब ये ऑपरेट हो जाएगा क्या इस पे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने तो मेथड ई पे पावर वालों के लिए पढ़ा है, तो हम डायरेक्ट ऑपरेट कर ही नहीं सकते, हमको आता ही नहीं। ठीक है, ऑपरेट होने को तो हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं आता कैसे करते हैं। तो ये कोई नंबर है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, बोला है ना, ए बी जी धन संख्याएं, कोई ना कोई नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स। हमने मेथड पढ़ा है ई पे पावर वालों के लिए, नंबर्स के लिए तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमको ये बात बताया कि नंबर हो तो बाहर चला जाता है। ये तो पता ही है कि कोई भी नंबर हो 2, 3, 4 या ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर कोई ना कोई नंबर मिलेगा एक, तो वो नंबर तो चला जाएगा बाहर। ठीक है, ध्यान रहे, तो वो नंबर तो चला गया बाहर, और यहां बचा 1, और उस 1 को लिख दूंगा ई पे पावर 0 टी। अब टी क्यों लिखा? क्योंकि x की जगह t ने ले ली ना भाई, तो t लिखेंगे, तो ई पे पावर 0 t लिख दिया इसको। ठीक है, और अब तो हो जाएगा काम, क्योंकि ई पे पावर 0 की वैल्यू 1 और यहाँ 1 ही बचा था। अब ऑपरेट कर लो, गुणांक देख लो क्या है, उसको डायरेक्ट उठा के रख दो, तो गुणांक है 0, तो 0 रख देंगे या डायरेक्ट d की जगह। तो देखो जब आप डायरेक्ट 0 रख दोगे यहाँ d की जगह, तो ये आएगा जी ए अपॉन बी अपॉन में 0 का वर्ग प्लस जी बाई बी, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो अब देख ले कौन कट गया, तो डायरेक्ट ये जो 0 है वो 0 रख दिया। ठीक है, तो ये सोल्व हो गया। अब देख लो, ये g बटा बी और ये भी g बटा बी कट गया, तो g बटा बी से g बटा बी कट चुका है भाई, यही तो टर्म बची, ये तो 0 है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। e पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ए, कुल मिला के a, तो ये pi का मान आया। तो pi आ चुका है और क्या आया है a, तो pi भी आ गया, cf भी आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, व्यापक हल आ गया, और फिर आगे करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बचा है 2-4 मिनट का। तो कुल मिला के हुआ क्या, एक तो आपको क्या ध्यान रखना था इसमें कि y नहीं है, नोटेशन x है भाई, तो y जहाँ जहाँ y लिख रहे थे वहाँ वहाँ x लिखना है। तो पहले y कॉमन लिया करते थे, अब की बार x कॉमन लिया। सहायक समीकरण d किसको बोला, d बाई डी टी को,
सहायक समीकरण उसी तरीके से निकाला। सी एफ लिखते समय सावधानी रखी कि यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन है तो सी एफ में टी लगाना है, एक्स नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद पी आई में भी टी, कि यह नंबर था, नंबर बाहर चला गया, 1 बचा, 1 को ई पे पावर 0 टी, क्यों? क्योंकि ई पे पावर वालों के लिए मेथड वैलिड है। तो इस तरीके से तो ये सी एफ और पी आई आ गए। अब सी एफ और पी आई आ गए तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है। तो क्या लिखूंगा व्यापक हल, देखो तो अतः व्यापक हल, तो लिखो व्यापक हल, क्या लिखोगे? ध्यान दे भाई, व्यापक हल ये सी एफ लिखा हुआ है मेरे पास, तो सी एफ प्लस पी आई व्यापक हल मतलब किसका मान आएगा? x का, ध्यान रहे y की जगह x ने ले ली है, तो C1 कोस अंडर रूट जी बाई बी टी प्लस C2 साइन अंडर रूट जी बाई बी टी। तो ये तो हो गया सी एफ प्लस पी आई है a, तो सी एफ प्लस पी आई, तो ये आ गया व्यापक हल। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं हो जाएगा, इतनी देर हो रहा था, क्यों? क्योंकि C1 C2 इनका मान नहीं निकालना था, अब की बार हल दूसरा निकालना है, C1 C2 का भी मान निकालना है, ठीक है। विशिष्ट हल पूछा है, तो देखो कंडीशन दी है, t बराबर 0 पर x बराबर a डैश है और dx बाई dt इतना है। तो पहले तो मैं dx बाई dt निकाल लेता हूँ। हाँ भाई, dx बाई dt होता क्या है? x का t के सापेक्ष अवकलन, यही मतलब है ना dx बाई dt का, कि x का t के सापेक्ष अवकलन। तो इस x का अवकलन करो t के सापेक्ष, तो C1 कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट जी बाई बी टी। तो कोस का हो गया माइनस साइन, और अब एंगल का भी होगा इस रूट जी बाई बी टी का, तो रूट जी बाई बी तो ऐसे कैसे रहेगा? टी का 1 हो जाएगा। यहाँ C2 साइन का हो जाएगा कोस रूट जी बाई बी टी, और फिर कोण का होगा जी बाई बी टी का, तो क्या हो जाएगा? रूट जी बाई बी तो ऐसे कैसे? टी का 1, और इस a का अवकलन 0, ठीक है। तो इसको बोल दो समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। और अब ध्यान दें, तो अवकलन किया है कोस का माइनस साइन, फिर इस रूट जी बाई बी टी का कैसे हुआ? टी का 1, रूट जी बाई बी बच गया, यहाँ साइन का कोस रूट जी बाई बी बच गया, टी का 1 हो गया, और a का 0, क्यों? क्योंकि ये तो कोई संख्या है, बोला हुआ है क्वेश्चन में a कोई संख्या है। अब लगाओ कंडीशन, जब t बराबर 0 तब x बराबर a डैश, तो समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 से क्या मिलेगा? x बराबर a डैश लिख दो, और t की जगह 0, cos 0 का मान 1, तो आ गया C1, t की जगह 0 तो sin 0 का मान 0 प्लस में a, तो आप देख सकते हैं C1 का मान आया है माइनस a, ठीक है। इस a को a डैश माइनस a, सॉरी, तो a डैश माइनस a, तो इधर a डैश था तो a को इधर भेज दिया, तो a डैश माइनस a, तो ये C1 का मान आ गया a डैश माइनस a। और दूसरी कंडीशन देखो क्या है, जब t बराबर 0 तब, बोल रखा है उसने जब t बराबर 0, ठीक है, तो dx बाई dt कितना है? 0, तब dx बाई dt कितना हो जाएगा? 0। तो समीकरण 2 से, तो निकाल लो समीकरण 2 से, ये रहा 2, dx बाई dt तो है 0, t की जगह भी 0 रखना है, तो रखो यहाँ t की जगह 0, साइन 0 का मान 0, तो ये तो 0, प्लस cos 0 का मान 1, तो C2, और उसके साथ में बचेगा रूट जी बाई बी, रूट जी बाई बी बचेगा ना गुणा में, cos 0 1 हो गया, तो ये रूट जी बाई बी का तो भाग लग गया 0 में, तो कुल मिला के C2 क्या आ जाएगा? 0, तो C2 आ जाएगा 0, ठीक है। तो C1 C2 आ गए, तो इसका मतलब अब आंसर भी आ गया। तो अब फाइनली मैं आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, अतः x बराबर, तो x बराबर ये था C1 का मान आ चुका है, क्या आया है? a डैश माइनस a, तो ये है C1, ठीक है, कोस अंडर रूट जी बाई बी इंटू टी, ठीक है। और साथ में C2 तो 0 हो गया, दिख रहा है ना भाई, C2 0, तो ये टर्म खत्म, प्लस में a, तो प्लस में a, तो ये आ गया x, और यही सिद्ध करना था। देखो देख लो, जो प्रूव करना है उसमें यही है,
प्रूव x इक्वल्स टू ए, तो ये a मेरे पीछे लिखा हुआ है बस a, और प्लस में a डैश माइनस ए इंटू कोस रूट जी बाई बी टी, तो a डैश माइनस ए इंटू कोस रूट जी बाई बी इंटू टी। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, ये प्रूव करना था। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, बस आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि ये दो फॉर्मूले, कि जब जीरो नहीं मिल रहा हो तो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वही, और जब जीरो मिल रहा हो तो आपको गुणनखंड करना है, उस एफ ऑफ डी को गुणनखंड करने हैं। जो गुणनखंड जीरो नहीं दे रहा हो वो तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, उसमें तो डायरेक्ट ए पुट कर देंगे, और जो जीरो दे रहा हो उसकी पावर देख लेंगे कितनी पावर है, उस पावर के हिसाब से एक्स पे पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो नोट करें इसे।